Hello dear students, how are you? I hope you all are very good. Today I am going to teach chapter 6 of class 7th. The name of the chapter is Wangari Maathai, an ambassador. ये एक ऐसी लेडी की कहानी है जिन्होंने एनवायरनमेंट के लिए बहुत कुछ किया, इन्हें मारा पीटा भी गया, जेल भी गई, लेकिन लास्ट में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी इनको मिला। तो इनके बारे में पढ़ते हैं, इनकी स्टोरी के बारे में। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। Wangari Maathai is passion for trees and concern for the environment grew out of her love for her village and the rural countryside she grew up in. Wangari Maathai का जो पैशन था ट्रीज के लिए और इस एनवायरनमेंट के लिए, वो उनके विलेज से, उनकी जो रूरल कंट्री थी उनसे उनको मिला जाए। जैसे वो बड़ी होती गई, शी स्पोक अबाउट अ लार्ज फिग ट्री नियर हर फैमिली होम दैट हर ग्रैंडमदर सेड वाज सैक्रेड। शी वुड गेट वाटर फॉर द हाउस फ्रॉम द स्प्रिंग्स प्रोटेक्टेड बाय द रूट्स ऑफ दैट ट्री। वो बोलते हैं कि उनके घर के पास एक बड़ा सा फिग ट्री, अंजीर का पेड़ है। उनकी दादी उनको उस पेड़ को बहुत पवित्र मानती थी और वो उसकी पेड़ों की जड़ों से वो पानी लाया करती थी अपने घर के लिए। She said about 200 yards away from the fig tree was a stream named Kanungu with water so clean and fresh that we drank it straight from the street. उन्होंने कहा कि लगभग इस पेड़ से लगभग 200 गज की दूरी पर पानी की इतनी साफ धारा बहती थी कि वो उस पानी को सीधे पी लिया करते थे, इतना साफ शुद्ध वो पानी हुआ करता था। When Wangari was young, not many girls got a chance to go to school from rural Kenya, but luckily Wangari's family saw that she was very bright and sent her to school. She was smart enough to win a scholarship टू स्टडी इन द USA। जब यंगरी छोटी थी तो जैसे बहुत सारी लड़कियां, उस गांव की बहुत सारी लड़कियां, मतलब वहाँ की लड़कियां जैसे नहीं जाया करती थी स्कूल पढ़ने के लिए, लेकिन वांगड़ी क्योंकि पढ़ने में अच्छी थी तो उनके पेरेंट्स ने उनको पढ़ने के लिए स्कूल भेजा और उन्हें जो है स्कॉलरशिप भी मिली USA में पढ़ने के लिए। वो इतनी इंटेलिजेंट थी पढ़ने में। She came back to Kenya to teach at the University of Nairobi। जब वो पढ़ लिखकर वापस आई केन्या तो नैरोबी की यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाया। She was the first woman in East and Central Africa to get a PhD and the first woman to head a department in a university। वो पहली ऐसी लेडी थी जो कि ईस्ट और सेंट्रल अफ्रीका में जिन्होंने पहली PhD जिनको मिली, ऐसी पहली महिला थी वो, और फर्स्ट वुमेन भी थी जो कि यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंट पहली वुमेन बनी थी, वो है ना। यूनिवर्सिटी की जो डिपार्टमेंट थी, हेड डिपार्टमेंट में पहली महिला भी थी वो। Wangari was very successful and could have led a peaceful and comfortable life. However, on her return, she found that widespread deforestation had caused terrible malnutrition and famine was stalking the land. वैंगरी बहुत सक्सेस थी और वो चाहती तो बड़ी आराम की ज़िंदगी वो गुजार सकती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने आसपास देखा, चारों तरफ भूखमरी फैली हुई थी, कुपोषण, मेल न्यूट्रिशन, मतलब जिसमें पोषण की कमी हो जाती है, जहाँ बच्चों को वहाँ मेल न्यूट्रिशन हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को उन्होंने देखा कि चारों तरफ भूखमरी फैली हुई है, कुपोषण फैला हुआ है, इन सब चीज़ों को उन्होंने देखा। तो वो चाहती तो कंफर्टेबल लाइफ जी सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अर्लियर वी लिव्ड इन अ लैंड abundant with shrubs, creepers, ferns and trees because rain fell regularly and reliably. Clean drinking water was everywhere. पहले जब वो यहाँ पर रहती थी तो जो उनकी लैंड थी बड़ी हरी भरी थी, सब कुछ था वहाँ पर, श्रब्स थे, क्रीपर्स थे, फर्न्स, ट्रीज, सब कुछ था। लेकिन क्यों था वहाँ पर ऐसा? क्योंकि वहाँ पर जो रेन होती थी वो रेगुलरली होती थी और रिलायबली होती थी। रिलायबली मतलब होता है भरोसेमंद, कि हाँ बारिश आनी ही है, तो ऐसा भरोसा हुआ करता था और साफ पानी हुआ करता था चारों तरफ। There were large well water fields of maize, beans, wheat and vegetables। और क्या क्या था वहाँ पर? फील्ड्स जो थे पूरी तरीके से वाटर हुआ करता था फील्ड के अंदर, पूरी तरीके से मेज के अंदर, मेज के जो फील्ड्स थे उनमें वॉल वाटर था, बीन्स थे, वीट, वेजिटेबल, सब चीज़ थी। हंगर वॉज वर्चुअली अनोन शी सेड अबाउट द लैंडस्केप ऑफ हर चाइल्डहुड। और भूख का तो कोई नामो निशान भी उस टाइम पर नहीं था, जैसे कि वो याद करते हुए, अपने बचपन की बातों को याद करते हुए बताती हैं। Wangari wondered what happened to that lush land। lush मतलब होता है हरा भरा,
ग्रीनिश एरिया, हरा भरा एरिया कहाँ गया वो हरा भरा एरिया? वांगरी को बड़ा अचंभा होता है व्हाई कुड नॉट वुमेन गेट क्लीन वाटर एंड हेल्दी फूड फॉर देयर फैमिलीज? गोइंग डाउन टू द रूट ऑफ द problem, she realized that the land had to be reforested. Something had to be done about it, and she decided that something was to be done, and that was to plant trees. उन्होंने देखा कि अब साफ पानी और हेल्दी फूड क्यों नहीं है बच्चों के लिए, क्या रीज़न है ऐसा, क्यों यहाँ चारों तरफ भूखमरी सी फैल गई है, क्या हुआ? तो जब वो प्रॉब्लम की जड़ों तक गई तब उन्होंने देखा कि यहाँ पर पेड़ नहीं है, डिफॉरेस्टेड हो चुके हैं, मतलब पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगल खत्म हो रहे हैं ना। तो अब उन्होंने सोचा कि कुछ तो करना ही होगा और उन्होंने कुछ करने का डिसाइड करा, और कुछ करने के लिए उसमें क्या था, उन्हें पता है कि अब उन्हें क्या करना है। तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने सोचा कि यहाँ प्लांट लगाने होंगे और उन्होंने ऐसा करना शुरू करा। और उन्होंने क्या करा, शी बिगेन the green belt movement in a small nursery in her garden, which later grew into a huge organization that has planted millions of trees in Africa. तो उन्होंने ग्रीन बेल्ट मूवमेंट एक छोटा सा अपने ही गार्डन में उन्होंने एक मूवमेंट शुरू करा था, जो कि बाद में चल के बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो गया था, और उन्हें मिलियंस प्लांट उन्होंने लगाए थे अफ्रीका में। डिफोरेस्टेशन हैड occurred as in many other places in the world because forest had been cut down to grow cash crops for export or to build high-rise buildings. She suggested let's use it to intensify our commitment to our people. Let's embrace democratic governance, protect human rights, and protect our environment. I am confident that we shall rise to the occasion. I have always believed that solutions to most of our problems must come from us. डिफोरेस्टेशन कहाँ से मिलता है? जैसे कि ये डिफोरेस्टेशन जो कि दूसरे देशों में भी हो रहा था, तो ये डिफोरेस्टेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर जो है कैसी क्रॉप हो रही है, कैश क्रॉप हो रहा है, एक्सपोर्ट के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए जगह चाहिए होती है, तो वो सब चीज़ें तो फॉरेस्ट ख़त्म करे जा रहे थे। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि हमें क्या किसका यूज़ करना चाहिए, हमें इंटेंसीफाई आवर कमिटमेंट टू आवर पीपल के लिए, हमें अपने लोगों के लिए अपने कमिटमेंट को इंटेंसीफाई करना होगा, का यूज़ करना होगा, और इसके लिए हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को एम्ब्रेस करना होगा, गले लगाना होगा, उसको एक्सेप्ट करना होगा, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना होगा, मतलब उन्हें ह्यूमन राइट्स जो है उन्हें सुरक्षित रखना होगा, और अपने एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना होगा। और वो कहती है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हम इस प्रॉब्लम से ज़रूर निकलेंगे। उन्हें पूरा विश्वास था कि ये जो प्रॉब्लम फैल चुकी है हमारे चारों तरफ, मैं उनसे हम ज़रूर निकलेंगे, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हमारे आसपास होती हैं, उनका सोल्यूशन भी हमारे ही अंदर होता है, हमसे ही वो उसका सोल्यूशन होता है। अगर प्रॉब्लम हमारे पास है तो प्रॉब्लम हमारी है, तो सोल्यूशन भी हमारे ही पास है, उनका ऐसा मानना है। इन दिस ईयर इज प्राइज द Norwegian Nobel Committee has placed the issue of environment and its linkage to democracy and peace before the world. तो इस साल के प्राइज में नॉर्वे नोबेल कमेटी ने एनवायरनमेंट के लिए भी एक मतलब प्राइज रखा। उन्होंने डेमोक्रेसी और पीस के वर्ल्ड के सामने उसको जोड़कर रखा कि डेमोक्रेसी और पीस जो है एनवायरनमेंट से लिंकेज है, इसको करते हुए उन्होंने वर्ल्ड के सामने बात रखी। और नॉर्वेज नोबेल कमेटी ने इस बात को रखा कि फॉर देयर विजनरी एक्शन आई एम profoundly grateful. Recognition that sustainable development, democracy, and peace are indivisible is an idea whose time has come. तो वो कहते हैं कि ये जो विजनरी एक्शन है उनके लिए, ये बहुत ही, उनके लिए कहती है कि मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, बहुत ही आभारी हूँ इस चीज़ के लिए कि उनकी कमेटी ने ऐसा सोचा कि एनवायरनमेंट कितना ज़रूरी है, और एनवायरनमेंट से ही डेमोक्रेसी वगैरह सब चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। वो कहती हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब लगातार होने वाला विकास है ना, विकास, डेमोक्रेसी और जो पीस है वो इंडिविजुअल है, यानी कि ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो इन्हें आप अलग नहीं कर सकते, तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और जिसका कि अब टाइम आ चुका है। माई इंस्पिरेशन पार्शली कम्स फ्रॉम माई चाइल्डहुड एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचुरल इन रूरल केन्या। एज आई वॉज ग्रोइंग अप आई विटनेस्ड फॉरेस्ट बीइंग क्लियर्ड एंड रिप्लेस्ड बाय कमर्शियल प्लांटेशन which destroyed local biodiversity and the capacity of forest to conserve water.
और वो कहती है कि जो मेरा जो इंस्पिरेशन है, पार्शियल इंस्पिरेशन, वो मेरे बचपन से मुझे मेरे अंदर आया है। ये नेचर के प्रति जो उनका लगाव है, रूरल केन्या में उनका जो लगाव था, जो उनका एक्सपीरियंस था बचपन का, वो सब उनके काम आ रहा। वो सब जो उनका बचपन में जो उनका एक्सपीरियंस रहा, वो उनका फ़ायदा हुआ है, उनका वो काम आ रहा है सबके लिए। और जैसे जैसे वो बड़ी हो रही हैं, कहती हैं कि आई विटनेस्ड फॉरेस्ट बीइंग क्लियर्ड। जिस तरीके से सब चीज़ क्लियर खत्म हो रहा है, जंगल वगैरह सब चीज़ खत्म हो रही है, तो उसके लिए प्लांटेशन बहुत ज़रूरी है। वरना ये जो लोकल जिससे क्या होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो जो ये लोकल बायोडाइवर्सिटी है, लोकल बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता जिसको बोलते हैं, यानी कि हर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना। तो लोकल बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रॉय होगी, और जो कंजर्व वाटर फॉरेस्ट जो कि कंजर्व वाटर करने की जो कैपेसिटी होती है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इसलिए प्लांटेशन बहुत ज़रूरी है। इन 1977 when we started the green belt movement, I was partially responding to the needs identified by rural women, namely lack of firewood, clean drinking water, balanced diet, shelter and income। 1977 में जब उन्होंने स्टार्ट किया था ग्रीन बेल्ट मूवमेंट, तो वो रेस्पॉन्सिबल थी कि उन्होंने आइडेंटिफाइड कराया उन रूरल वुमेन को, जो उन रूरल वुमेन की उन समस्याओं को आइडेंटिफाई कराया, जो कौन सी समस्याएं थी उनके लिए। फायरवुड की कमी थी उनके पास, यानी कि जिनसे वो खाना बनाती थी लकड़ियों से, वो लकड़ियों की भी कमी थी, और साफ पानी भी नहीं था, और बैलेंस डाइट की भी कमी थी, शेल्टर, इनकम, इन सब चीज़ की कमी थी। तो उन्होंने उसको आइडेंटिफाई कराया रूरल वुमेन को। थ्रू आउट अफ्रीका वुमेन आर द प्राइमरी caretakers holding a significant responsibility for tilling the land and feeding their families। अफ्रीका, थ्रू आउट अफ्रीका जो वुमेन, मतलब अफ्रीका के जरिए जो वुमेन होती हैं वो सबसे पहले केयर टेकर्स होती हैं। उनको सबसे पहले केयर टेकर्स होती हैं, क्योंकि वो ही रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं हर चीज़ की, क्योंकि वही जो है क्या है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है किसके लिए, टिलिंग द लैंड, मतलब खेतों को जोतना और अपनी फैमिली के लिए फीडिंग करना, उनका भरण पोषण करना, उनको खिलाना पिलाना, इन सब के लिए वो सबसे पहले केयर टेकर्स होती हैं अफ्रीका की जो वुमेन होती हैं। दे आर ऑफन देखिए, इसको ऑफ्टन नहीं बोला जाता, इसमें टी साइलेंट रहता है, सो वी कॉल्ड ऑफन। दे आर ऑफन द फर्स्ट टू बिकम अवेयर ऑफ एनवायरमेंटल डैमेज एज रिसोर्सेज बिकम स्केर्स एंड इनकैपेबल ऑफ सस्टेनिंग देयर फैमिलीज। और वे अक्सर पहली वो एनवायरनमेंट के लिए जागरूक होने वाली पहली महिला होती हैं, मतलब सबसे पहले वही जागरूक होती हैं। एनवायरनमेंट अगर डिस्ट्रॉय हो रहा है, उसको डैमेज होने, अगर एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है तो उसके लिए अवेयर होने के लिए सबसे पहले होती हैं। किसी भी चीज़ की अगर कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, उनकी फैमिली के लिए किस चीज़ की कमी है, क्या होनी चाहिए होती है, तो इन सब चीज़ों की पहचान पहले उन्हें ही पता चलती है। आई केम टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन द एनवायरनमेंट इज डिस्ट्रॉयड, प्लंडर्ड एंड मिसमैनेज्ड, वी अंडरमाइन आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ and that of a future generation। मुझे पता चल चुका है, मंगेरी जी कहती हैं कि मैं समझ गई हूँ कि जब एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय होगा, प्लंडर्ड होगा, मिसमैनेज्ड होगा, तो हम अपने जीवन की जो क्वालिटी है वो अंडरमाइन हो जाएगी, मतलब कि खराब किस कंडीशन में चली जाएगी, और जो हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन है वो भी एक खराब कंडीशन में चली जाएगी। अगर हमारी लाइफ खराब है तो आने वाली जनरेशन का भी कोई फ्यूचर नहीं होगा। ट्री प्लांटिंग बिकेम अ नेचुरल चॉइस टू एड्रेस सम ऑफ द इनिशियल बेसिक नीड्स आइडेंटिफाइड बाय वुमेन। तो वुमेन ने जो नीड्स आइडेंटिफाई करी है, उनकी हेल्प से उन्होंने ट्री प्लांटिंग एक नेचुरल चॉइस है, इन चीज़ों को, मतलब जो भी चीज़ें, जो भी प्रॉब्लम्स उनके सामने क्रिएट हो रही हैं, उन चीज़ का सोल्यूशन उन्होंने कहा कि ट्री प्लांटिंग है। आल्सो ट्री प्लांटिंग इज सिंपल, अटेनेबल एंड गारंटीज क्विक सक्सेसफुल रिजल्ट्स विद इन अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम। मतलब कम टाइम में एक सही भरोसेमंद एक रिजल्ट लेकर आने वाला ट्री प्लांटिंग ही है। तो ट्री प्लांटिंग ही क्या है, सिंपल, अटेनेबल और गारंटीज वाला एक सोल्यूशन है, जो कि कम जल्द अपने सही टाइम पर वो सोल्यूशन, मतलब उसका जवाब जल्दी ही निकल सकता है। दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट टू सस्टेन इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट। तो ये सब किसके लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट के लिए और कमिटमेंट के लिए जारी रखना ये बहुत ही जरूरी है। So together we planted over 30 million trees that provide fuel, food, shelter and income to support children and education and household needs. The activity also creates employment and improves soil and watersheds। तो कहती है कि कम से कम उन्होंने कितने पेड़ लगाए थे, उन्होंने उन सब ने मिलकर 30 मिलियन से ज़्यादा पेड़ उन्होंने लगा दिए थे, और जिससे कि
उन्होंने फिर उन सब पेड़ों ने उन्हें क्या प्रोवाइड करा, उन्हें फ्यूल, फूड, शेल्टर, इनकम, ये सब चीज़ उन्होंने प्रोवाइड करी, जिससे कि उन्होंने अपने बच्चों को सपोर्ट करा, उनके एजुकेशन, हाउस होल्ड नीड्स में जो उनकी ज़रूरतें थी, हाउस होल्ड नीड्स में, हाउस होल्ड नीड्स की जो उन्हें रिक्वायरमेंट थी, सब चीज़ की उनकी पूर्ति हुई उससे, ट्रीज़ लगाने से। तो ये जो एक्टिविटी है, ये इन एक्टिविटी से क्या क्रिएट होता है, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार पैदा होता है और इम्प्रूव होती है सॉयल और वाटर शेड्स, यानी कि वाटर शेड्स मतलब जो वाटर होता है वो सॉयल, लैंड के अंदर अवेलेबल हो जाए, ऐसा ट्रीज से पॉसिबल हो पाता है। अगर हम ट्रीज लगाएं तो सॉइल और वाटर सेट्स इंप्रूव हो सकते हैं। थ्रू देयर इन्वॉल्वमेंट वुमेन गेन सम डिग्री ऑफ पावर ओवर देयर लाइव्स, स्पेशली देयर सोशियो इकोनॉमिक पोजीशन एंड रिवलेंस इन द फैमिली। तो इन सब इन्वॉल्वमेंट की हेल्प से वुमेन ने अपने अंदर एक ऐसी ताकत पैदा कर ली थी जो कि उनकी लाइफ के लिए बहुत अच्छी थी, और स्पेशली किसके लिए ताकत बनी, वो सोशियो इकोनॉमिक पोजीशन पर भी वो उनकी एक ताकत बनी, है ना, उनकी फैमिली में भी। दिस वर्क कंटिन्यूज, और ये काम जारी रहा। इनिशियली द वर्क वाज डिफिकल्ट, शुरू में ये काम कठिन था, बिकॉज हिस्टोरिकल पीपल हैव बीन परसुएडेड टू बिलीव दैट बिकॉज दे आर पुअर दे लैक नॉट ओनली कैपिटल but also knowledge and skill to address their challenges. Instead, they are conditioned to believe that the solutions to their problems must come from outside. ये काम जारी रहा। शुरू में काम कठिन था, क्योंकि जो हिस्टोरिकल लोग होते हैं, ऐतिहासिक रूप से जो हमारे जो लोग होते हैं, वो ऐसा उनका विश्वास है कि हम अगर गरीब हैं, हम गरीब हैं, इसलिए हमारे पास संसाधन भी नहीं है, हमारे पास संसाधनों की कमी है, और हमारे पास संसाधन कम होने के साथ साथ हमारे पास जो इन चैलेंजेस का सामना करने के लिए हमारे पास नॉलेज और स्किल की भी कमी है। तो ऐसा उन लोगों ने अपने दिमागों में बैठा लिया था। दे आर कंडीशन्ड टू बिलीव दैट द सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स मस्ट कम फ्रॉम आउटसाइड। ये वो कंडीशंस, इन कंडीशन से में ऐसे विश्वास होता है कि जो सोल्यूशन होता है प्रॉब्लम्स का, वो हमारे अंदर से ही आता है। फर्दर वुमेन डिड नॉट एट दैट टाइम रियलाइज दैट मीटिंग देयर नीड्स डिपेंडेड ऑन देयर एनवायरनमेंट बीइंग हेल्दी एंड वेल मैनेज। तो अब वो समय आ गया था इन चीज़ों का एहसास करने का कि ये चीज़ें जो डिपेंड हैं, ये एनवायरनमेंट पर डिपेंड है, और इन एनवायरनमेंट से ही हम हेल्दी और वेल मैनेज्ड बन सकते हैं। अगर अच्छा एनवायरनमेंट हमें मिलता है तो ये रियलाइज करने का टाइम आ गया है। दे वर ऑल्सो अनअवेयर दैट अ डिग्रेडेड एनवायरनमेंट लीड्स टू स्क्रैम्बल फॉर स्कार्स रिसोर्सेज एंड मैनी क्लेम इट इन पॉवर्टी एंड इवन कॉन्फ्लिक्ट। दे वर ऑल्सो अनअवेयर ऑफ द इनजस्टिसेस ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी। We developed a citizen education program during which people identify their problems, cause and solution. They then make connection between their actions and the problems they witness in the environment and in society. तो देवर क्या है, वे अनअवेयर भी थे और डिग्रेडेड एनवायरनमेंट से, और उनके पास जो रिसोर्सेज हैं वो कम है, लेकिन जो है वो गरीबी वगैरह को धकेल सकते हैं अगर वो अपने एनवायरनमेंट पर अच्छे से ध्यान दें, जोर दें, क्योंकि हर एक चीज़ एक दूसरे से मिली हुई है, हर एक चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हम क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं एक सिटीजन एजुकेशन प्रोग्राम के जरिए। उन्होंने क्या करा, एक सिटीजन एजुकेशन प्रोग्राम उन्होंने डेवलप करा, विकसित किया, जिसकी वजह से जो लोग हुए आइडेंटिफाई हुए अपनी प्रॉब्लम्स को, कि अपने प्रॉब्लम्स के क्या रीजन है, उनकी प्रॉब्लम्स को, उनका क्या समस्या का सोल्यूशन होगा, इन सब चीज़ों के लिए वो आइडेंटिफाई हुए, यानी कि परिचित हुए, जान पहचान हुई, उन्हें समझे उस चीज़ को। फिर उन्होंने क्या करा, इन सारी जिन चीज़ों को समझे, उन्होंने अपनी सोसाइटी से खुद को उस चीज़ को जोड़ा अपने अंदर से, है ना, उन्होंने अपने आप को उससे जोड़ा। थस द पुअर एंड द डिसएडवांटेजेस मैनी ऑफ द वुमेन एंड चिल्ड्रन गॉट पुश्ड इनटू पॉवर्टी एंड हंगर कनेक्टिंग द डॉट्स। तो इस तरीके से जो गरीबी और डिसएडवांटेजेस थी बहुत सारी औरतों और बच्चों के अंदर, वो जो कि उन्हें गरीबी और भूख में धकेल रही थी, उन्होंने इन सब चीज़ों को डॉट किया, उन सब चीज़ों को उन्होंने कनेक्ट करा। कनेक्ट करने के बाद वांगेरी रियलाइज दैट टू फिक्स द एनवायरनमेंट शी हैड टू फाइट फॉर पीपल्स राइट एंड डेमोक्रेसी। वांगेरी को एहसास हुआ जब इन चीज़ों को उन्होंने कनेक्ट करा, इन सब चीज़ों को, क्या क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से क्या हो रही है, तो वांगेरी को रियलाइज जो हुआ एनवायरनमेंट को फिक्स, कि उन्हें अब एनवायरनमेंट को ही फिक्स करना और उसके लिए उन्हें लड़ना होगा। तो शी हैड टू फाइट, इसलिए वो लोगों के अधिकारों के लिए, उनकी डेमोक्रेसी के लिए वो उन्हें लड़ना है, लड़ी वो। देन प्रेसिडेंट ऑफ केनिया कॉल्ड हर अ मैड वुमेन। तो जो केनिया के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने तो उसको एक पागल औरत ही करार दे दिया था, बिकॉज शी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट स्कीम्स दैट शी कुड हार्म द एनवायरनमेंट, क्योंकि वो उसके खिलाफ भी लड़ती थी कि जो योजनाएं जो सरकार चलाती थी, उस
और योजनाओं से जो नुकसान एनवायरमेंट को होता था उनके खिलाफ भी, क्योंकि वो लड़ती थी, इसलिए उनको पागल औरत घोषित कर दिया था। शी वॉज ऑफन बीटन ड्यूरिंग, ऑफन उनको कई बार पीटा भी गया, जेल भी डाला गया, एंड वेंट टू जेल मेनी टाइम्स, बट शी प्रिजर्व्ड विद हर फाइट्स, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी। व्हेन आस्क्ड व्हाट केप्ट हर फाइटिंग, शी टोल्ड द स्टोरी ऑफ द हमिंग बर्ड दैट हर मदर हैड टोल्ड हर। और कई बार जब वो उन्हें पीटा भी गया, उन्हें जेल भी भेजा गया, तो फिर लोगों ने जब उनसे पूछा कि फिर भी आप मतलब अपनी लड़ाई जारी रख रहे हैं, तो कहाँ से आपको ये ताकत आ रही है, कहाँ कौन सी ऐसी सीख है जो कि आपको ये मतलब ऐसा करने के लिए कर रही, भरोसा दे रही है। तब उन्होंने कहा कि बचपन में मेरी माँ ने मुझे एक कहानी सुनाई थी हमिंग बर्ड की। उसमें क्या था, once there was a terrible forest fire, all the animals came out of the forest and stood on the edge, transfixed as they was the forest burning. They felt powerless except for this one hummingbird. The hummingbird took how much water it could in its tiny beak and threw it on the blaze. As it whirled its wings and flew again and again from the stream to the fire, the animals watched helplessly, including much bigger animals like the elephant, which could have carried a lot of water in this trunk. वो कहती है कि एक बार जंगल में बहुत बुरी तरीके से आग लग गई थी चारों तरफ, तो सभी एनिमल्स क्या हो गए थे, बाहर जंगल से निकल कर बाहर एक तरफ कोने में खड़े हो गए थे और ट्रांसफिक्स्ड हो गए थे। ट्रांसफिक्स मतलब होता है मतलब स्तब्ध हो जाना, बिल्कुल फिक्स हो जाना, जैसे कोई मूवमेंट ना हो उनके अंदर, ऐसे वो सब खड़े हो गए थे। लेकिन सिर्फ एक हमिंग बर्ड को छोड़कर, हमिंग बर्ड क्या करती थी, अपनी छोटी सी बीक के अंदर थोड़ा जितना उसके अंदर पानी आ सकता था उतना पानी लेकर वो आग पर डालती थी और बार बार फिर अपने पंखों को फड़फड़ करके फड़फड़ाती थी और बार बार वो पानी की धारा से पानी लेकर आती और आग की तरफ चली जाती थी। तो ऐसा कर रही थी बार बार। तो जब ऐसा करती तो एनिमल्स ने उससे पूछा कि तुम क्या कर सकती हो। तो उस एनिमल हमिंग बर्ड ने कहा कि जितना मैं कोशिश कर सकती हूँ मैं उतनी कोशिश कर रही हूँ और मेरा ऐसा मानना है कि तुम्हें भी अपनी कोशिश करनी चाहिए। सब जानवर एक तरफ खड़े हो गए थे, यहाँ तक कि एलिफेंट जैसा बड़ा एनिमल भी जो कि अपने ट्रंक में बहुत सारा वाटर लेकर आ सकता था वो भी हार मान गया था, लेकिन हमिंग बर्ड ने हार नहीं मानी थी। तो वांगड़ी कहती हैं कि मैं वही हमिंग बर्ड हूँ, मैं जितना भी मैं कुछ कर सकती हूँ मैं वो कर रही हूँ, ठीक है। और उससे क्या हुआ, सब मतलब द लिटिल हमिंग बर्ड टर्न टू द वुमन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एंड सेड आई एम डूइंग द बेस्ट आई कैन एंड दैट टू मी व्हाट ऑल ऑफ अस शुड डू, हमें भी ऐसा करना चाहिए। आई विल बी दैट हमिंग बर्ड सेंड वंगारी में थे एंड शी वॉज ऑल हर लाइफ, और उन्होंने पूरी जिंदगी यही करा। इट हैज मेड अ डिफरेंस, और इससे फर्क भी पड़ा। मतलब अगर कोई इंसान सच्चे लगन के साथ कुछ काम कर रहा है कुछ अच्छा पाने के लिए, तो औरों पर भी इस चीज़ का फर्क पड़ता है और फिर एक डिफरेंस पैदा हो जाता है। तो इससे एक फर्क पड़ा। पीपल आर मोर अवेयर दैट वॉर, पीस, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स एंड द डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरमेंट आर ऑल कनेक्टेड। लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए थे इन चीज़ों के बारे में कि जो वॉर, पीस, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन मतलब उसका कम होना, ये सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई हैं। वी कैन नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम इन आइसोलेशन विदाउट कंसिडरिंग एवरीथिंग एल्स। हम किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं कर सकते जब तक हम सभी समस्याओं को ना समझें। सभी समस्याओं के बिना को कंसीडर करे बिना हम किसी भी चीज के सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच सकते। एज शी सेड इन हर नोबेल पीस प्राइज एक्सेप्टेंस स्पीच, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी एंड पीस आर इंडिविजिबल। जब उन्होंने इतना सहयोग करा था तो उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला। तो जब उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार उनको मिला तब उन्होंने कहा, नोबेल पीस प्राइज एक्सेप्ट करते टाइम उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब लगातार होने वाला जो डेवलपमेंट है वो, डेमोक्रेसी और पीस, ये सब क्या है, इंडिविजिबल है, यानी कि इनको बांटा नहीं जा सकता, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आई होप बच्चों आपको भी समझ में आया होगा कि पेड़ लगाना कितना जरूरी है, पेड़ से बहुत सारी समस्याओं का सोल्यूशन होता है। तो आई होप हम भी वांगरी जी जैसे बनने की कोशिश करेंगे। आई होप यू हैव लर्न टू दिस चैप्टर वेरी वेल। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।